सभी को नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सीजीपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने का, क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या फिर सीजीपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो आपको मदद करते हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए, आज ये जो बर्निंग क्वेश्चन है जो यूजुअली स्टूडेंट्स को आता है इस फेज़ में, जब वो प्रीलिम्स की तैयारी करना चालू करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाना चालू करते हैं, जब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका नॉलेज काफ़ी नहीं है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो ये हमेशा क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न उठता है कि क्या सीजीपीएससी प्रीलिम्स का मतलब फैक्चुअल नॉलेज होता है। चलिए आगे इसको डिस्कस करते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे थोड़ी सी क्लैरिटी लाते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब क्लैरिटी आ जाएगी तो आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का, जो अप्रोच है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने में काफ़ी मदद होगी। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो कोई भी एग्जामिनेशन होता है जिसको आपको क्रैक करना है या जो आपने टारगेट किया है, तो सबसे पहला स्टेप्स में ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के डीएनए को समझिए, उसका मूल स्वभाव क्या रहा है उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का। कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, जो वन लाइनर फैक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे आप व्यापम के कुछ एग्जामिनेशंस ले लीजिए। ऐसे कई एग्जामिनेशन होते हैं जो प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, बैंकिंग का एग्जाम ले लीजिए, या फिर ऐसे एग्जाम्स ले लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना होता है, जो मैथ्स बेस्ड होते हैं, तो वो हो गए प्रैक्टिस बेस्ड। ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जो मिक्सचर होते हैं दूसरे एक दो दोनों एलिमेंट्स के, वो कहीं ना कहीं पीएससी वाले लाइन में आते हैं, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल मिलेंगे, कुछ हो सकता है कि आपको लॉजिकल मिलेंगे। इनके प्रपोर्शन कितने रहेंगे, कितने परसेंटेजेस में रहेंगे, वो डिपेंड करता है एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम उस स्टेट के फ्लेवर और ट्रेंड पे। सीजीपीएससी को अगर देखेंगे कि तो पिछले कुछ गत वर्षों से अगर इसका पैटर्न देखेंगे तो 90% फैक्चुअल क्वेश्चन से उठ के अब ये 70% लगभग फैक्चुअल क्वेश्चन और 30% लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन में पहुंच चुका है। अब ये सवाल आता है कि क्या नॉलेज इज इक्वल टू सिलेक्शन इन प्रीलिम्स। देखिए, किसी भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हुए, खासकर छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रीलिम्स को अगर आप क्वालिफाई करने का टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ टारगेट्स हो सकते हैं, कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपको डिपेंड करेंगे, आप पे निर्भर करेंगे कि आपके चांसेस कितने ज़्यादा हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पहला ये कि आपने सिलेबस कितने अच्छे से कंप्लीट किया है। दूसरा, उस सिलेबस से जो जो पास्ट ईयर क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं उसमें कितनी अच्छी आपकी कमांड है। तीसरा कि आप एग्जामिनेशन हॉल कंडीशन से कितने ज़्यादा अवेयर हैं, आपको कितने अच्छे से पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। साथ ही साथ जो आपको अंदर से एक सेंस आना चाहिए कि अब मुझे रिस्क लेना चाहिए या अब रुक जाना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर कंडीशन में, वो कितने अच्छे से आपने डेवलप किया है। मान लेते हैं कि एक बहुत ही प्रज्ञानवान व्यक्ति है जो बहुत ही हाई आईक्यू वाला है, सीसेट में बहुत अच्छा है, कॉम्प्लेक्स मैथ्स के क्वेश्चन बना लेता है, वो सीजीपीएससी में बैठता है और उसको इस प्रकार के क्वेश्चन से डील करना है। मतलब ये व्यक्ति है जो बहुत होशियार है, बहुत लॉजिकल है, बहुत कॉम्प्लेक्स मैथ्स के कैलकुलेशंस बना लेता है, और बहुत अच्छी इनकी मेंटल एबिलिटी है, और ये सीजीपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और उनको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उक्त योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2023, 24 मई 2024, है ना, 5 अप्रैल 2015, 19 अप्रैल 2018। ठीक है, हाल ही में इस व्यक्ति को कौन सा सम्मान मिला? ठीक है, कोई किसी देश का होगा, कुछ फ्रेंच नाम होगा, कुछ इटालियन नाम होगा, कुछ ब्रिटिश नाम होगा, कोई नाइजीरियन नाम होगा। किसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 71st, 72nd, 73rd, 74th। छत्तीसगढ़ में ये नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है? 4 ऑप्शन डाल दिए। इनमें से कौन सी नदी मुख्य नदी की सहायक नदी नहीं है? ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। ये राजकीय चिन्ह कौन से तिथि से संबंधित है? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलर अगर कोई पोस्ट है या पद है, उसके पहले पदाधिकारी कौन हुए? तो अब आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही प्रज्ञानवान व्यक्ति है जिसको मैथ्स बहुत से बनता है, मेंटल एबिलिटी बहुत से अच्छे से बनता है, वो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कैसे देगा? मान लीजिए आप बहुत होशियार हैं, उक्त योजना कब प्रारंभ हुई, अगर आपको डेट पता नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको करंट अफेयर पता नहीं है तो कौन से व्यक्ति को कौन सा सम्मान मिला आप नहीं बता पाएंगे। इंडाइसेस आपने अगर रट के नहीं रखे हैं तो देयर इज़ नो चांस कि आप लॉजिक से बता पाएंगे कि हम 72nd आने चाहिए या 73rd आने चाहिए। नृत्य अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं बता पाएंगे। ज्योग्राफी नहीं पता है तो सहायक नदी नहीं बता पाएंगे। राजकीय चिन्ह का अगर पहला चैप्टर आपने नहीं देखा हुआ है तो कोई चांस नहीं कि आप उस डेट को बता पाएंगे।
पहले पदाधिकारी अगर आपने नहीं रट के रखा है, पास्ट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो आप छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश का नाम कैसे बता पाएंगे? ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चला कि अगर आप बहुत ज़्यादा होशियार है, लॉजिकल है, लेकिन फिर भी अगर आपने मेहनत नहीं करी है, तो आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में दिक्कत तो होगी। तो कुल मिला के जो भी बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अभी इस सवाल को पूछ रहे हैं कि क्या CGPSC प्रीलिम्स का मतलब नॉलेज होता है, तो इस डिबेट में आप शामिल मत होइए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो 100% प्रीलिम्स आपका नॉलेज बेस्ड है। आप बहुत ज़्यादा प्रज्ञानवान व्यक्ति है, आप बहुत हाई IQ के हैं, बहुत सारे ओलंपियाड्स आपने जीत के रखे हैं, कोई मतलब नहीं है। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में खासकर स्टेट सर्विस के एग्जामिनेशन में मेहनत भी रिवॉर्ड होती है। ठीक है, हमको होशियार लोग चाहिए हैं, लेकिन हमको ऐसे भी लोग चाहिए जो मेहनती लोग हो। हर चीज़ होशियारी से नहीं होती है, कई चीज़ों में मेहनत भी करनी पड़ती है। तो अगर आप बिगनर हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, पहली या दूसरी बार प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए नॉलेज ही सब कुछ है। तो आप इस डिबेट पे मत पड़िए, यहीं पे एंड करिए। आपके लिए प्रीलिम्स का मतलब नॉलेज ही है। नॉलेज है तो सिलेक्शन होगा, ये एटीट्यूड होना चाहिए आप में। ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं दूसरे बिरादरी में जो कि लगभग 40% या 60-70% होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई कट ऑफ से जस्ट 5-10 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर रुक रहा है पिछले कई सालों से। ठीक है, तो इन व्यक्तियों के लिए मेरी क्या हिदायतें हैं, वो ये हैं कि देखिए, आपका जो प्रॉब्लम्स है वो एग्जीक्यूशन में लाई करता है कि आप उन 2 घंटे में कैसे परफॉर्म करते हैं। आपने ठीक ठाक पढ़ लिया है, आपको फैक्ट्स पता है, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पता है, आप उन 2 घंटों में ऐसी तो कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं जिसके कारण आपका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, जो असली लड़ाई है जो आपको लड़नी है वो तो ये है कि मान लीजिए कट ऑफ 120 जा रहा है, तो 105 तक तो हर कोई बना ही ले रहा है। लास्ट के जो 15 से 20 मार्क के क्वेश्चन हैं उसमें आपकी लड़ाई चल रही है। आपको एक लॉजिकल अवेयरनेस डेवलप करना है वाइल अटेंडिंग द क्वेश्चंस, और इस पे ही अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन आपको फोकस करना है। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिंगल 8 मार्क्स से रुक जा रहा है प्रीलिम्स, आपके पास नॉलेज काफ़ी है, आपको बस एक डेलिबरेट प्रैक्टिस करनी है। ठीक, मान लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र के अनुसार भारत में कौन सा स्थान है? देखो, ये कंट्रोवर्सी हुई थी 2018-19 के आसपास। इकोनॉमिक सर्वे हमारा बोलता है कि एरिया के हिसाब से 4th रैंक है, ISFR बोलता है छत्तीसगढ़ का 3rd रैंक है। तो ऐसे टाइम पे आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, दोनों फैक्ट आपको पता है। ऐसे टाइम पे एक लॉजिकल अवेयरनेस आपको ये होना चाहिए कि ज़्यादातर लोग, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर लोग ने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा या ISFR पढ़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा। तो क्या मैं ऐसे ऑप्शन को टिक करना चाहता हूँ जो हर कोई टिक करेगा, जिसमें सबका फ़ायदा और सबका नुकसान होगा, या फिर ऐसे ऑप्शन को टिक करूँगा जो कि मुझे लगता है कि मेरे विशिष्ट ज्ञान के हिसाब से सही है और मैं रिस्क लूँगा सबके गलत होने और मेरे सही होने पे, या फिर मेरे गलत होने और सबके सही होने पे। तो ऐसे टाइम पे एक लॉजिकल डिसीजंस आपको लेना पड़ता है। दूसरा ये है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? देखिए, इसमें अलग अलग नॉलेज हो सकते हैं, गोंड हो सकता है, कोई भील बोले, तो ये आपको प्रिसाइसली पता होना चाहिए। अनुच्छेदों का मिलान, मान लो ऐसा है कि बहुत रैंडम अनुच्छेद दिए हुए हैं, 121, 243, 346, है ना, इस प्रकार से कुछ दिए हुए हैं। तो इसमें आपको एक लॉजिकल अवेयरनेस होना चाहिए। छात्र हाल ही में जो कूट के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको पता है कि सिटीजनशिप पहले आता है, फंडामेंटल राइट उसके बाद में आता है, DPSP उसके बाद में आता है, फंडामेंटल ड्यूटी उसके बाद में आता है, प्रेसिडेंट पहले आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाद में आएगा, पार्लियामेंट पहले आएगा, विधानसभा विधान परिषद बाद में आएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स होंगे वो पहले आएंगे, हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स उसके बाद में आएंगे, पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी के सबसे लास्ट में आएंगे अनुच्छेद 11 और 12 के हिसाब से, है ना। तो ये अगर रफ रेंज आपको पता है ना कि फंडामेंटल राइट सिंगल रेट में होगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट आपको अगर पता है कि सिंगल रेट में ही होना है, ठीक है, लगभग 10, 20, 30 नंबर के अनुच्छेद के आसपास है, तो आपको पता है कि ये इससे संबंधित है। अगर प्रेसिडेंट है तो पता है कि 70-80 के आसपास होगा। इमरजेंसी है तब तो कोई बात ही नहीं है, 350 से लेके 360 के बीच में अगर कोई आर्टिकल है तो बहुत हद तक इमरजेंसी से रिलेटेड है।
ठीक, पंचायती राज का वैसे ही हो गया। ठीक है, अगर 240 के आसपास कुछ बिगिन हो रहे हैं किसी प्रकार के आर्टिकल, तो मोस्टली पंचायत के ही होंगे। ठीक, तो ये एक लॉजिकल आपके अंदर सेंस आना चाहिए कि आर्टिकल का नंबर देखते हुए हम नहीं घबरा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको समझ में आ रहा है कि भाई अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस प्रकार से अरेंज्ड है कि ये चीज़ें पहले आती हैं, ये चीज़ें बाद में आती हैं। तो उस नंबर के हिसाब से आप देख सकते हैं कौन सा पहले पढ़ रहा है, कौन सा बाद में। राजा रवि वर्मा की जन्मतिथि, हैप्पी बर्थडे राजा जी। हाँ, तो इसमें ये है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो छोड़ने वाला प्रश्न है, इसको छोड़ दो। कितने राशन कार्ड धारी हैं, एक रफ फिगर होना चाहिए, कितने हैं, 60 लाख, 70 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़, है ना, तो उतने होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें नंबर पूछ दिया है 60,563, ठीक है, 60,03,61, 61 लाख, तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर ऐसा पूछे कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, तो ये आपको आना चाहिए। लेकिन एकदम एकदम 6 डिजिट के क्वेश्चन नंबर्स आपको स्पेसिफिकली पूछ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो होना चाहिए। सिमिलरली कुल खसरों की संख्या देखो, अब खसरे अगर हम बात करें राजस्व प्रशासन के अलावा अगर कोई व्यक्ति है, तो ना कुल खसरों का जिक्र आपके करंट अफेयर्स में हो रहा है, ना आपके इकोनॉमिक सर्वे में हो रहा है, ना ये डेटा बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है ओवर द ईयर्स। ठीक है, राशन कार्ड तो चलो समझ में भी आता है कितने लोग हैं। अगर महतारी वंदन योजना है तो उसमें भी आपको पता है लगभग चली जाएगा बहुत सारे डीपीआर और अलग साइट से कि लगभग कितने महिलाओं को हम फायदा दे रहे हैं। लेकिन खसरों की संख्या ऐसा है कि ये किसी को नहीं पता है जी। छत्तीसगढ़ में कुल खसरे कितने हैं, ये राजस्व विभाग के वेबसाइट के अलावा मुझे नहीं लगता है कि प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को पता होगा। तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि जबरदस्ती तुक्के नहीं मारने हैं, छोड़ देना है इस प्रकार के क्वेश्चन को। कूट वाले प्रश्न तो बता ही दिए कैसे अरेंज करने हैं। ठीक, तो कुल मिला के ये है कि अगर अगर आपने तैयारी कर ली है, आपके 5-10 मार्क्स से अगर कुछ बच रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सिक्यूशन वाले पार्ट पे ध्यान दें। ठीक, आपको एक्सिक्यूट करना है, जो फैक्चुअल आता है वो तो आप अटेम्प्ट कर ही लेंगे, जो लॉजिकल आते हैं उसको थोड़ा ठहर के करेंगे, और जो बिल्कुल ही इलॉजिकल टाइप के प्रश्न हैं, फैक्चुअल टाइप के प्रश्न हैं, उनमें अपना हाथ थोड़ा कंट्रोल करते हुए उसको अटेम्प्ट करने से बचना है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये फंडा है कि प्रीलिम्स का मतलब होता है कि कंट्रोल नॉलेज, आपको फोकस करना है एक्सिक्यूशन में और उन 2 घंटों में स्ट्रेस मैनेजमेंट में। ठीक है, जो बिगनर स्टूडेंट है उनको इन डिबेट में पढ़ना नहीं है, चुपचाप रटना है। जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं उनको जो वो रटते आए हैं वो तो रटना ही है, साथ ही साथ वो 2 घंटे की स्ट्रैटेजी में भी वर्क करना है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला है कि आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए, क्योंकि 70% जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। सिलेबस पढ़िए, पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो फैक्चुअल है और टफ है, ऐसे कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं जो फैक्चुअल नहीं है लेकिन ईजी हैं। आपको पुश करना है टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। आप लॉजिकली थोड़ा ठहर के उस क्वेश्चंस की भाषा को पढ़िए, हिंदी इंग्लिश वर्जन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए और देखिए कि भाई क्या उसमें किया जा सकता है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एग्जैक्टली सॉल्व करना है। पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन मतलब क्या होता है, ये टॉपिक से ये 10 प्रकार के क्वेश्चन है, 10 प्रकार के एग्जाम में पूछे गए थे, नहीं। मुझे वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 का पूरा 100 क्वेश्चन का जो सेट उस पर्टिकुलर ईयर में उस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा गया था वो सॉल्व करना है आपको। मतलब 2023 का प्रीलिम्स का सेट ए, 2022 के प्रीलिम्स का सेट बी, इस प्रकार से आपको पूरा सॉल्व करना है। असिस्टेंट डायरेक्टर्स के क्वेश्चन पेपर का पूरा जीएस पेपर या फिर जो भी ऐसा पोर्शन जो सीजीपीएससी में आता है, व्यापम के एग्ज़ाम का लैंग्वेज कंप्यूटर सीसेट वाला पोर्शन छोड़ के, है ना, आपको ये वाला पोर्शन करना है जीएस वाला। ठीक है, तो ये वाले एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन छोड़िए, क्वेश्चन पेपर उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए वो 100 क्वेश्चंस का सेट कैसा आया था ये आपको देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए सीजीपीएससी व्यापम के। एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए एसीएफ, एडीआई, पीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के क्वेश्चन पेपर्स इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। एंड इसमें ऐसे जो पोर्शन है जो आपको लगता है कि ऑल इंडिया
के पोर्शन से रिलेटेड है उनको सॉल्व करिए। उसमें ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान का अगर जीएस है कि राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नहीं भाई इसको सॉल्व मत करिए। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ये भी सॉल्व करिए, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। कुल मिला के इस पर्टिकुलर एग्जाम में अगर मेरी ओपिनियन लेंगे तो इट इज़ 60% फैक्ट्स, 20% लॉजिकल प्रैक्टिस है, 15% एक टेम्परामेंट हो गया या एटीट्यूड हो गया उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हॉल में, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5% लक भी है। अगर देखें तो कुल मिला के लक वाला फैक्टर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सम्मान करते हुए लक को 5% रखा गया है। तो 60% तो ऐसा है कि भाई आप फैक्ट्स रट लीजिए, 20% ऐसा है कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए टेस्ट सीरीज वगैरह में से, कि आप समझ में आ जाएगी क्या चीज़ें हैं जो मुझे मदद करती हैं, क्या चीज़ें हैं जो नहीं करती हैं। टेम्परामेंट देख लीजिए, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे का एक लॉजिक होना चाहिए कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एंड 5% लक, पूजा पाठ करिए, बुरे कृत्यों से बचिए एंड ईमान साफ रखिए, तो आई थिंक 5% लक विल ऑल्सो फेवर यू। ठीक है, कुल मिला के फंडा ये निकल के आता है, जहाँ मेहनत करनी है वहाँ मेहनत होगी, जहाँ दिमाग लगाना है वहाँ दिमाग लगाना है। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। नया वीक है, स्टार्ट करिए, सबके टेस्ट सीरीज हफ्ते के एंड में, हफ्ते के मिड में शेड्यूल्ड है, तो आई होप आप इस स्ट्रैटेजी को अपने दिमाग में रखेंगे एंड जितने अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है आप लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। मेहनत करिए, दिमाग लगाइए, क्वालिफाई करिए। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।